नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। हम लोग अब थर्ड चैप्टर में पहुंच गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा कि किस तरह से आपको टाइप 1 एरर से बचना चाहिए, ऐसी मिस्टेक से बचना चाहिए जो आपको ख़त्म कर दे स्टॉक मार्केट में, और लाइफ में भी ऐसे ही करना चाहिए। टाइप 2 एरर अच्छा है, वो कर दीजिए। अगर आपको कोई अच्छा मौका मिलता है और आपके पास उसके लिए पैसे नहीं हैं तो चूक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइप 1 एरर मत करिए। ये हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम था बी द बम्बल बी। सेकेंड चैप्टर में हमने सीखा साइबेरियन सोल्यूशन में कि अगर किसी कंपनी को आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका ROCE देखिए, पिछले कई सालों का, वो अच्छा होना चाहिए ROCE। और अब थर्ड चैप्टर में है जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स। इसमें हमने कल दो चीज़ें पढ़ी थी। एक की कैसे FAO श्वार्ट्ज नाम की कंपनी थी जो बहुत अच्छी थी, ऑथर को पसंद थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है। और वहीं पर मैकेंजी नाम की जो कंपनी है वो अपने आप को बदलती रही और एक तरह से नहीं भी बदला, अभी तक वो जिंदा है कंपनी। आज के चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली रोबस्ट। ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कि आपको जेनेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। जीन्स में अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि आप लोग कितनी देर तक जग पाएंगे, और आप फिर फ़ोन उठा लेंगे, फिर बगल में किताबें रखी हैं वो उठा लेंगे। रहेंगे मेरे साथ? बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कैसे पढ़ाऊँ आप लोगों को। चलिए, अच्छा देखिए, पहले एक आइडिया समझिए कि क्या बोलना चाहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली रोबस्ट। जो ज़िंदा लोग हैं, हम लोग हैं, या कोई भी जीव जंतु है जो ज़िंदा हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट हैं। इसी आइडिया को हमारे नासिम तालेब ने एक अलग शब्द से बताया है कि जो भी चीज़ें ज़िंदा होती हैं वो खाली रोबस्ट नहीं होती, वो एंटी फ्रेजाइल होती है। देखा जाए तो हम सब फ्रेजाइल हैं। आपने थोड़ा सा ज़्यादा शुगर खा लिया तो मर जाएंगे, डायबिटीज़ हो जाएगी। आपकी गाड़ी थोड़ा तेज़ चला दी, किसी चीज़ से एक्सीडेंट हो गया तो मर जाएंगे। तो है तो आप फ्रेजाइल, लेकिन फिर भी आप ज़िंदा रहते हैं। हम लोग सब इंसान या जीव जंतु इतने फ्रेजाइल हैं, फिर भी ज़िंदा है। तो इस चीज़ को हमारे नासिम तालेब, वो भी एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं स्टॉक के, तो वो कहते हैं कि हम एंटी फ्रेजाइल हैं। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी की पूरी किताब कंपनीज़ को पहचानने की है कि कैसे आप अच्छी कंपनीज़ को पहचानें, उनके स्टॉक खरीदें और उसको लेकर अपने पास कई सालों तक रखें। तो अच्छी कंपनी को पहचानने के लिए ये आज हम लोगों को हमारे जीन्स के बारे में बताएंगे। MBA डिग्रीज़, मैनेजमेंट सेमिनार्स, बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक्स एंड कॉर्पोरेट टाइटल्स all seem focused on ensuring that companies adapt to change and evolve into better version of themselves। कह रहे हैं MBA की डिग्रीज़ या मैनेजमेंट के जो सेमिनार्स होते हैं, या अच्छी अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक्स होती हैं, या कॉर्पोरेट के बड़े बड़े लोग जो होते हैं, टाइटल्स होते हैं, वो सब यही समझाने की कोशिश करते रहते हैं, बताने की कोशिश करते रहते हैं कि कंपनीज़ वो कोशिश करती हैं कि बदलें, वो इवॉल्व हों, और वो हमेशा इवॉल्व होने की कोशिश कर रही हैं। वो अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो कंपनी गूगल आज 1994 में थी, आज 2024 में उससे अलग है। हालांकि अभी भी गूगल है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट भी। ये लोग कहते हैं इफ़ वन कुड बॉटल अप कॉर्पोरेट ऑब्सेशन, द लेबल ऑन दिस बॉटल वुड डिक्लेयर हाउ डू वी चेंज फास्टर, बेटर एंड ईजियर। कह रहे हैं कि अगर कॉर्पोरेट की दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑब्सेशन है वो ये कि हम कितनी जल्दी बदलें, फास्टर, बेटर और ईजियर, कितनी आसानी से बदलें। इसी चीज़ को हमारे जेफ बेजोस कहा करते थे कि अमेज़ॉन हो जाए मल्टी बिलियन ट्रिलियन कंपनी हो जाए, फिर भी ये मान के चलो कि तुम डे 1 में हो, एक छोटे बच्चे की तरह हमेशा अडेप्ट करो। आई बेग टू डिफर। ऑथर कह रहे हैं मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। द क्वेश्चन दैट शुड बी ऑन द माइंड्स ऑफ बिजनेस लीडर्स एंड इन्वेस्टर्स इज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट। जो सवाल लोगों के मन में रहता है, इन्वेस्टर्स के, बिजनेस लीडर्स के, वो इससे उल्टा होता है। हाउ डू वी चेंज विदाउट चेंजिंग।
सवाल ये होना चाहिए कैसे बदलें ये नहीं, कितनी जल्दी बदलें ये नहीं, हम कैसे बदलें बिना बदले हुए। ये बड़ा पैराडॉक्स है, कैसे बदलें बिना बदले हुए। लेट्स टर्न टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड वाई। मुझे याद है ये चैप्टर मैंने पढ़ा था फ्लाइट में, तभी पढ़ भी पाया था। बस में, फ्लाइट में एक तरह का फोकस होता है, आप कहीं और देख नहीं पाते, क्लोज्ड स्पेसेस में आप ध्यान से पढ़ पाते हैं, नहीं तो ये बहुत मुश्किल था। ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि द क्वेश्चन दैट शुड बी ऑन द माइंड्स ऑफ बिजनेस लीडर एंड इन्वेस्टर इज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो ये सही क्वेश्चन है जो हमारे मन में है। हाँ, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, कि हाउ द क्वेश्चन शुड बी। लोग ये कहते हैं कि कैसे हम बदलें, कितनी जल्दी बदलें, ये सवाल नहीं होना चाहिए लोगों के मन में। किताबें लिखी जाती हैं कि जल्दी से आप कोई किताब पढ़ लीजिए, बदल जाइए। अभी हम लोग एक पढ़ेंगे भी, चैप्टर भी पढ़ेंगे उसमें, आज ही पढ़ेंगे कि कैसे जो लोग अच्छे मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपने आप को बदलने से रोकते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कॉर्पोरेट में, कंपनीज में सवाल ये होना चाहिए कैसे हम बदलें बिना बदले हुए। जैसे आजकल, हाँ, ये क्वेश्चन होना चाहिए, हाउ टू चेंज विदाउट चेंजिंग, कैसे हम बदलें बिना बदले हुए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को। बायोलॉजिस्ट हैव ऑलवेज बीन अवेयर ऑफ अ स्ट्रेंज कनंड्रम ऑफ लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजिस्ट को हमेशा एक बहुत ही अजीब कनंड्रम पता था जिंदा चीज़ों के बारे में। कनंड्रम क्या होता है? कनंड्रम पढ़ा था मैंने, तकलीफ, कंफ्यूजन, तकलीफ। बहुत अच्छा वर्ड है कनंड्रम। क्या है वर्ड? कनंड्रम मतलब एक तरह का यार उधेड़ बुन, ये कैसे, क्यों ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों होता, क्यों ऐसा। अच्छा, क्या थी? कोई दो कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन, दुविधा। Organisms, animals, plants, algae, fungi and even bacteria are incredibly complex. जो भी organisms होते हैं, चाहे जानवर हों, चाहे पौधे, चाहे algae, फंगाई हों या तो बैक्टीरिया हों, ये सब के सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट दे आर नॉट डेलिकेट। लेकिन इतने नाजुक नहीं है जैसे शीशा। ऑन द कॉन्ट्ररी दे हैव सर्वाइव्ड एंड थ्राइव्ड for hundreds of millions of years. In the case of bacteria, billions of years, despite continuous assault from turbulent and dynamic external environment. जितने भी ये जीव जंतु हैं, ये डेलिकेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये थ्राइव कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं पिछले सैकड़ों, लाखों, सैकड़ों सालों से। और बैक्टीरिया तो पिछले अरबों सालों से जिंदा है, मरा नहीं अभी तक। जबकि हर रोज़ उनको बाहर टर्बुलेंस और डायनामिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिलता है, रोज़ टॉर्चर मिलता है उनको, गर्मी, धूप वगैरह वगैरह। इवन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिवोल्टिंग अगेंस्ट देम इन द फॉर्म ऑफ अनसीजिंग म्यूटेशन। एक तो बाहर में उनको दिक्कत हो रही है, प्लस उनके बॉडी के अंदर में भी कॉन्स्टेंटली अनसीजिंग म्यूटेशंस हो रहे हैं, कुछ बदलाव होते जा रहे हैं। हर एक बदलाव बहुत ख़तरनाक होता है। आप कहीं शादी करके जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए शॉक होता है। एक बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो ज़िंदगी भर के लिए शॉक्ड हो जाता है। पहली बार कॉलेज, पहली बार नौकरी, जहाँ कहीं पर भी बदलाव होता है तो वो झटका होता है। तो हर एक जानवर के अंदर में ढेर सारे अनसीजिंग म्यूटेशंस होते हैं। डिस्पाइट दीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल perturbations, not only have living things survived, but they have also successfully diversified into millions of species. इतनी ढेर सारी अंदर की और बाहर की डिस्टर्बेंस और टॉर्चर के बावजूद ये सारे के सारे जानवर, जीव जंतु खाली सर्वाइव नहीं किए हैं, क्या किए हैं वो? मिलियंस ऑफ स्पीसीज बना दिए गए हैं अपने जैसे, और ढेर सारे बनाए हैं उन्होंने, अलग अलग टाइप के बनाए हैं। They occupy almost every available niche on our planet, from icy glaciers to boiling deep sea thermal vents. ये सब जीव जंतु जहाँ जहाँ भी कोना कतरा है वहाँ जाकर सर्वाइव करते हैं, चाहे वो आइसी ग्लेशियर्स हो, बर्फीले ग्लेशियर्स, चाहे वो डीप सी थर्मल वेंट हो जो बहुत गर्म है, वहाँ पर भी बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिजम्स हैं। One of the greatest wonders of the world is this:
living things are highly resistant to internal and external changes while simultaneously possessing the ability to evolve. ये दुनिया की एक बहुत कमाल की चीज़ है, ग्रेटेस्ट वंडर है कि जितनी भी जिंदा चीज़ें होती हैं वो अंदर और बाहर की बदलाव के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, उनको ख़त्म नहीं कर पाता चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, और साथ ही साथ वो अपने आप को इवॉल्व भी करती रहती हैं. लेट मी कॉल दिस एबिलिटी टू फंक्शन वेल डिस्पाइट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस रोबस्टनेस. ऑथर कहते हैं चलो मैं इस चीज़ को कि कैसे वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस को और फिर भी इवॉल्व होता है, इसको मैं रोबस्टनेस बोलता हूँ. इसी को नासिम तालिब बोलते थे एंटी फ्रेजिलिटी. इफ द फर्स्ट प्रोटो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वर टू रोबस्ट it would have remained unchanged over 3.5 billion years and we would not have had mushrooms, meerkats और Manhattan. दुनिया का जो सबसे पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, अगर वो बहुत रोबस्ट होता तो हम लोग आज भी उसको देखते ठीक वैसे ही फॉर्म में 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद, और हमारे पास मशरूम्स, मीरकट्स एक जानवर होता है और मैनहट्टन जैसे जो शहर हैं वो नहीं होते, चीज़ें बदलती नहीं, वैसे की वैसी रह जाती. On the other hand, if it were not robust enough, it would have gone extinct exactly quickly in the volcanic and violent days of the early earth. और अगर वो रोबस्ट नहीं होता तो वो ख़त्म हो गया होता. ढेर सारे वॉल्केनोज हुए हैं शुरुआत में धरती में, उसी में ख़त्म हो गया होता. देखिए, अगर वो रोबस्ट है तभी तो सर्वाइव किया, लेकिन वो रोबस्ट नहीं है इसलिए वो चेंज हुआ. सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कमज़ोर होते तो ख़त्म हो गए होते, अगर आप ताकतवर होते, इतने ताकतवर कि आपको कभी बदलने की ज़रूरत ही नहीं होती. कह रहे हैं पहले कहा है इन्होंने, if the first proto single cell organism were too robust, अगर बहुत ताकतवर होते शुरुआत के तो उनको बदलने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे वैसे रहते. तो बहुत ज़्यादा रोबस्ट नहीं थे ये, लेकिन थे रोबस्ट थे, तभी तो बहुत समझदारी से उन्होंने अपने आप को बदला. मुश्किलें आई, अपने आप को बदला. और अगर ये रोबस्ट नहीं होते, कमज़ोर होते, अपने आप को बदलते नहीं, तो ये ख़त्म हो चुके होते. You and I and all the living things we see around us are here because organic life has been able to strike a delicate balance between maintaining the status quo and evolving when need arises. आप और मैं और दुनिया के सभी जिंदा चीज़ें आज इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि वो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, एक स्टेटस को का, चीज़ें जैसी हैं वैसी ही, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप को इवॉल्व भी करती हैं. जैसे इस घर में वैभव ने पापा मम्मी के साथ में एक स्टेटस को बनाया है, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर से अपने करियर को और अपनी शादी वाली चीज़ों को भी इवॉल्व कर रहा है. आपको फोर्स नहीं करते पापा मम्मी शादी के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि आप लड़के हैं, इसलिए नहीं. क्यों नहीं, जो भी हो, लेकिन गरिमा अपने आप को स्टेटस को से हटा दिया इसने. स्टेटस को क्या होता है? हाँ, रिलेशनशिप जैसा है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं. जैसा रिलेशनशिप होता है, जैसे मान लीजिए हमारा आपका रिलेशनशिप है, एक नॉर्मल कंफर्टेबल रिलेशनशिप है, अगर उसको आप डिस्टर्ब करते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. तो आपका इसको डेलिकेट बैलेंस बनाना है आपको हमेशा. आप जब इलाहाबाद गए तो आपने वहाँ बना लिया, जो भी पुरानी उनके साथ लड़ाई हुई थी आपने ठीक कर लिया, लेकिन आपको इसको ठीक करना है. आपको शायद ये लगता होगा अगर मैं ठीक कर दूंगी तो फिर से मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगे. नहीं, ये डेलिकेट बैलेंस है जहाँ पर आपको मेंटेनिंग व्हेन द नीड अराइजेस, आप अपने आप को इवॉल्व करना है जब ज़रूरत है, और जैसे अपने आप को स्टेटस को में भी रखना है. हाउ डज दिस हैपन एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस फ्रॉम इट एज इन्वेस्टर्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो आपका काम हो, जैसे आप लोगों को लगता होगा आजकल बड़े पापा का दिमाग ख़राब हो गया. कल श्रद्धा मेरी बहन बोल रही थी, भैया ऐसा क्यों है कि आपको हॉस्पिटल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, क्यों? चीज़ें बहुत बदली हैं, पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा बदल गई है. पापा मम्मी यहाँ आ गए, उनको अच्छा भी लग रहा है, उनको पर्पस भी मिल रहा है. वो चाहते हैं वहाँ से सब कुछ बेच बाच करके, सारी ज़मीनें बेच करके वो लखीमपुर आ जाएं,
वो ये भी चाहते हैं कि मुंबई का भी सब कुछ बेच करके लखीमपुर में बेस बना लें। ये चीज़ मैं तो चाहता था, लेकिन मैं उनके मुंह से, अपने मुंह से नहीं बोल सकता था उनको, बिकॉज उनका बेस है। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, जो पता है, जो यहाँ लिखा है, तो आप चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी करेंगे जो नॉर्मली लोग नहीं करते। ये जो कुछ और भी है वो करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा इससे। तो बायोलॉजी कोई कन्वर्जन क्या हुआ? पता चलता है, अभी कन्वर्जन बताएगा। दिस इज़ अ डुअल ट्रिक। हम इन्वेस्टर्स क्या सीख सकते हैं इसमें से? एक डुअल ट्रिक है ऑफ चेंजिंग वाइल रिमेनिंग अनचेंज्ड। ट्रिक ये है कि हम सबको बदलना है, लेकिन अनचेंज्ड भी रहना है। इस बदलने को अडैप्ट करना बोलते हैं। अडैप्ट करना बोलते हैं, लेकिन चीज़ें देखिए, जब आप अडैप्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर इस घर में हम सब रह रहे हैं, अनुज है, हमारे ये भाई साहब हैं, ये नए मेंबर है फैमिली के, श्रवण हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं। अभी दीदी ने उनको कहा था, अक्सर कहती हैं आजकल, तो जब वो अंदर आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं, दीदी बोलती हैं अब हम चलें पीछे मुड़ करके तुमसे बात करें। तो ये तो रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता, ये रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हो सकता है आज के 2 साल बाद या 3 साल बाद ये बन जाएं मैनेजर, बन जाएं, ये बन जाएं सुपरवाइज़र, बन जाएं कुछ और चीज़ बन जाएं। लेकिन अगर इन्होंने बदला, डॉक्टर साहब अब तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, तो हमको डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, अगर ये अपने आप को मैनेजर के लेवल पे नहीं बदलते हैं तो काम डिस्टर्ब होगा। तो इनको एक चीज़ को तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, स्टेटस को, और कुछ न कुछ बदलना भी पड़ेगा। दोनों चीज़ें करनी है। जैसी चीज़ें हैं, आपको अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी की वही पोती बनना पड़ेगा जो आप हैं, और साथ ही साथ आपको अपना भी बदलना पड़ेगा जो आप बनना चाहती हैं। The result from two separate but intimately linked phenomenon. First, living organisms are robust at multiple levels. सुनिए, जो जिंदा चीज़ें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो रोबस्ट होती हैं एट मल्टीपल लेवल्स, ढेर सारे लेवल्स पे। अभी आपको समझ में आएगा। सेकेंड, द रोबस्टनेस हेल्प्स न्यूट्रल म्यूटेशन बिकम सोर्स ऑफ फ्यूचर इनोवेशन। जो जिंदा एंटिटी होती हैं उनके अंदर में ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसी ताकत है कि वो कुछ न्यूट्रल म्यूटेशन करती हैं। ये न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होता है? तो आप बता रहे थे कि क्या, कौन सा म्यूटेशन? न्यूट्रल म्यूटेशन। इसका मतलब क्या है? वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। तो न्यूट्रल क्यों बोला गया है? ना ज़्यादा पता चलता है, ना ज़्यादा कम पता चलता है। उसको न्यूट्रल ज़्यादा म्यूटेशन फर्क नहीं मालूम पड़ता। इसमें लिखा है न्यूट्रल म्यूटेशंस आर चेंजेस इन एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए दैट डू नॉट हैव एनी इमीडिएट पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। दे डोंट हेल्प और हार्म द ऑर्गेनिज्म चांसेस ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? एकदम से रिजल्ट Normal नहीं आता या एकदम से खतरा नहीं होता। उस जो चेंज होता है, जो म्यूटेशन होता है, नॉर्मली अगर हमारे बॉडी में कहीं पर म्यूटेशन होता है किसी सेल में, तो कैंसर बन जाता है, अगर वो नेगेटिव म्यूटेशन है। अच्छा, अगर वो पॉजिटिव म्यूटेशन है, जैसे छोटा सा बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो 1 सेल से 2 सेल बनता है, 2 से 3, ऐसे करके। पहले तो शुरू में वो केवल एक सेल होता है, एक ऑर्गेनिज्म छोटा सा, जैसे प्लांट सेल होता है, कोई और सेल। फिर मल्टीपल सेल्स हो जाते हैं, 500, 1000, 10,000, लेकिन वो सेल होता है। फिर अचानक से उसके अंदर में एक म्यूटेशन होता है। जब हाथ बनता है, ब्रेन बनता है, वो सेल बदल करके कुछ ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई ऑर्गन बनता है, तो वो पॉजिटिव म्यूटेशन है। अगर नेगेटिव म्यूटेशन हुआ तो हमारा हार्ट का या हमारा स्किन का कोई सेल कैंसर बन गया। एक ऐसा बदलाव आया जो बॉडी के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे मतलब सभी जीव जंतुओं के बॉडी के अंदर में ढेर सारे न्यूट्रल म्यूटेशन होते हैं जो कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ नहीं करते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। ये ऐसा हो गया जैसे हमारे यहाँ 40 एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने 2 एम्प्लॉय को ले आया और मैंने बोला कि वहीं बैठे रहो, बस बैठे रहो, कुछ मत करो, ना ही तो उनको अल्ट्रासाउंड में पेशेंट्स में हेल्प करो, ना ही तो किसी को परेशान करो, बस वहाँ बैठे रहो।
और ये कह रहा है उसके थ्रू फ्यूचर इनोवेशंस होती है। हाँ, अब वही है सोर्स ऑफ फ्यूचर इनोवेशन। हाँ, दिस रोबस्टनेस हेल्प्स न्यूट्रल म्यूटेशन टू बिकम सोर्स ऑफ फ्यूचर इनोवेशन। तो आपको ये पूछना चाहिए आखिर दोनों को आप बिठा क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूं। जो म्यूटेशन हुआ है वो फ्यूचर में कुछ नया करेगा। व्हाट मल्टीपल लेवल्स, आपको पूछना चाहिए कि अगर कोई जीव जंतु बहुत रोबस्ट है, बहुत ही स्ट्रांग है मल्टीपल लेवल्स पे, तो वो कौन कौन से मल्टीपल लेवल्स पे मजबूत है? ये सब जब सेल्स की बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सेल्स के बारे में खाली नहीं है, ये कंपनीज के बारे में भी है। गूगल जैसी कंपनीज क्या करती हैं? एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेच रही हैं और साथ ही साथ कोई ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं जिसका ना पॉजिटिव असर हो रहा है ना तो नेगेटिव असर हो रहा है, लेकिन काम कर रही है। फ्यूचर में हो सकता है उसकी वजह से कोई प्रोडक्ट बन जाए। एंड व्हाट इज न्यूट्रल म्यूटेशन? कह रहे हैं दो चीज़ें यहाँ पर पूछने की हैं। व्हाट इज मल्टीपल लेवल, व्हाट मल्टीपल लेवल्स, कौन कौन से मल्टीपल लेवल्स पे जो सेल होता है वो काम रोबस्ट है, और व्हाट इज न्यूट्रल म्यूटेशन? डज दिस साउंड टू गॉबल डिगॉक? क्या आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है? लेट्स स्टार्ट एट द स्टार्ट। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आवर मदर, आवर क्रिएटर, हमारी माँ जिसने हमको बनाया है, द डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए हमारा मॉलिक्यूल है जिस चीज़ से हम बने हुए हैं, हम सब बने हुए हैं। अब मैंने जो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था। मैंने उम्मीद की थी कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको और स्टडी करूँगा, इसमें एग्जांपल्स लाऊंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत करिए, बिकॉज मैं वो नहीं कर पाया हूँ। फिर भी मैं पढ़ता हूँ। The DNA molecule in any organism, be it plant or a human being, serves two key function. हम लोगों के शरीर के अंदर में सबसे नीचे के लेवल पे, सबसे बेसिक लेवल पे होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म क्या है? मेरी बेटिया बोलेगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम सब एसिड से बने हैं। बोलिए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें 4 लोगों का नाम है इसमें, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड 2 काम करता है हमारी बॉडी में। वो सबसे, ऐसा समझिए कि वो सबसे छोटा धागा है जिससे हम बने हुए हैं। ये पूरा शरीर अगर आप इसको कपड़ा मानते हैं तो सबसे छोटा धागा वही है। 2 काम करता है, की फंक्शंस। इट कैरीज इंफॉर्मेशन टू बिल्ड बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन ले जाता है कि भैया ये सेल है, इसकी आँख बनेगी, इसकी नाक बनेगा। आप खाना खाते हैं, उस खाने को वो पचा करके बनाता है पहले सेल, लेकिन वो सेल एकदम आटे की तरह होता है। फिर आटे का पूड़ी बनेगा, रोटी बनेगा, या उसकी या कचौड़ी बनेगी। वो हमारा डीएनए डिसाइड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, बोलता है तुम जाओ, तुम बनोगे ब्रेन, तुम बनोगे हार्ट। It carries information to build the body parts of an organism. Example, skin, kidney, petal, leaves. पत्तों में भी होता है सेल्स। डीएनए उसमें जो होता है वो बोलता है कि तुम पत्ता बनोगे, तुम फूल बनोगे। एंड इज ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग्स। एक तो होता है इंफॉर्मेशन की हर एक सेल क्या बनेगा, और दूसरा एक और काम होता है, वो बच्चों तक पहुंचाता है। डीएनए हमारे बच्चों तक हमको पहुंचाता है। इसलिए कहते हैं, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, मुझे उस फिल्म का नाम नहीं याद है, उसमें बताते हैं, पूरी फिल्म में आप नहीं पकड़ पाएंगे। एक लड़की है, उसको मारने के लिए पूरी फिल्म चलती है, और उसमें जो मेन हीरो है वो टॉम हैंक्स है। डाविंसी कोड, और वो लड़की को बचा रहे हैं। लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इतिहास में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लड़की है ही नहीं। और लड़की पता है कौन है? वो 2000 साल पहले ईसा मसीह के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बच्चे के ये ईसा मसीह का डीएनए इसके अंदर है। ये उस फिल्म में बताया गया है। तो डीएनए 2 काम करता है। एक, हमारी बॉडी में कौन से अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, और दूसरा हमको हमारे बच्चों में डालता है। इसको कह रहे हैं ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स। डीएनए बच्चों तक पहुंच जाता है। अच्छा, डीएनए बेस्ड जेनेटिक कोड डिटरमाइंस हु वी आर एंड व्हाट आवर चिल्ड्रन विल बी। डीएनए बेस्ड जेनेटिक कोड, देखिए जो भी चीज़ हम हमारे कभी मतलब आपको कभी पूछना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सेंटर खोला है, हम लोग एक और सेंटर खोलना चाहते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि जो भी बिज़नेस नए चालू होते हैं वो पुराने जैसे नहीं होते। हर एक बिज़नेस वो चलता है उसको चलाने वाले के जैसा। अब जैसे यहाँ पर मैं और मैडम इन्वॉल्व हैं तो अलग तरीके से सेंटर चलेगा। अगर इस सेंटर को दिलीप और सुधीर चला रहे हैं तो अलग तरीके से चलेगा। अगर इस सेंटर को मिथुन चला रहे हैं तो अलग तरीके से चलेगा। और अगर इस सेंटर को गरिमा और वैभव चला रहे हैं तो चलेगा ही नहीं, वो भी अलग तरीके से चलेगा। तो मैं इनको मजाक करने में भूल ही गया मैं क्या बोल रहा था। डीएनए बेस्ड जेनेटिक कोड होता क्या है, जब आप कुछ काम करते हैं ना तो आप कुछ चीज़ें तो बोल के बताते हैं कि ऐसे करो, और बहुत सी चीज़ें बिना बोले बताते हैं। आज मैं गया जब वहाँ पर काउंटर पे मैंने देखा कि रजिस्टर मेंटेन ही नहीं हो रहा है। जब मैंने दिलीप जी को समझाया था कि हर एक कलेक्शन में जब एक भी पेशेंट आए तो उसका नंबर नाम नोट होना चाहिए, कितने बजे उसका नाम डाला गया है ग्रुप में वो नोट होना चाहिए। एक दिन किया था उन्होंने खूब डेडिकेशन से और बड़े खुश थे कि हाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, फिर गायब, भूल गए। आज जब मैं गया तो उसमें दिलीप जी तो लिखते नहीं कुछ, उसमें जो कलेक्शन का लड़का है वो एंट्री करता है, और वो भी एंट्री क्या किया BSNL, और कुछ नहीं किया, फिर चला गया। मैंने उसमें डाला था BSNL ऑफिस के पास में फला फला पेशेंट है जिसका ये जांच होना है, और हरे राम ने डाल के भेज दिया। फिर मैंने थोड़ा समझाया बुझाया, डाटा वाटा भी जो भी किया। तो जब भी कोई कंपनी बनती है तो जहाँ पर जो सेंटर चल रहा है वो सेंटर उसके मालिक के जैसे ही चलती है, उसके मालिक के जैसे चलती है। अब मान लीजिए मैं नया सेंटर बनाता हूँ तो मेरे जैसे नहीं चलेगी, अगर मैं वहाँ नहीं तो मेरे जैसे नहीं चलेगी। लेकिन बॉडी में इतना एडवांस्ड मैकेनिज्म है कि मेरा बच्चा उसके अंदर में ठीक मेरी जैसी इंफॉर्मेशन होगी। कितना एडवांस्ड है। हम एक सेंटर बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, एक परिवार चलाते हैं, दो परिवार अलग अलग होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर में इतना एडवांस्ड मैकेनिज्म है। कह रहे हैं डीएनए बेस्ड जेनेटिक कोड डिटरमाइंस हु वी आर एंड व्हाट आवर चिल्ड्रन विल बी। डीएनए बेस्ड जेनेटिक कोड एक तरह का कोड है हमारे अंदर डीएनए में, वही डिसाइड करता है कि हम कौन हैं और हमारे बच्चे कैसे बनेंगे। आपकी शक्ल, आपका स्वभाव, आपको कौन सी बीमारियां होंगी, आप कौन कौन सी बीमारियों से बचे रहेंगे, ये सब डिसाइड होता है डीएनए बेस्ड जेनेटिक कोड से। एक नेचर में कोड लिखा गया है डीएनए में। अच्छा, द डीएनए मॉलिक्यूल्स इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स एंड कंसिस्ट्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीएनए के लिए एक आदमी को बहुत बड़ा इनाम मिला था। उस आदमी का नाम बताइए और उस इनाम का नाम बताइए। नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था, वो तो इनाम हो गया। और उस आदमी का नाम क्या है? मुझे बस ये बताइए किस समय का है वो आदमी। मुझे टाइम तो याद नहीं। उसका नाम W से चालू होता है, और उसको ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर उसने खोजा था कि आखिर दिखता कैसा है। जैसे हम लोग जो ये हार्ड ड्राइव होता है, SSD होता है, आप डालते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड होती है, या तो फ़ोन में एक चिप होती है जिसमें कि सब कुछ मेमोरी होती है। रॉबर्ट हुक नहीं, वॉटसन है ना, वॉटसन, जेम्स वॉटसन। वो बहुत परेशान था कि आखिर डीएनए इतना ढेर सारा इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर में कैसे छुपा के रखता है नेचर। तो उसने सपने में देखा था ये चीज़। उसने देखा 2 सांप ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। तब उसने डीएनए का, क्योंकि डीएनए आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता, वो खाली एक कल्पना किया जा सकता है कैसा डीएनए दिखता होगा। तो उसने उस चीज़ का एक थियरी बनाया था, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा, ये जो गोल गोल है उसमें होता क्या है गोल गोल में? ये देखिए ऐसा फोटो बनाया गोल गोल। इस गोल गोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब बहुत छोटी छोटी कोई केमिकल जो बहुत छोटा छोटा होता है। A, C, G और T। जैसे दवाई का नाम होता है कॉम्बिफ्लेम, ये तो जानते हैं, कॉम्बिफ्लेम तो सब जानते हैं। और कौन कौन सी दवाई जानते हैं आप? अरे वाह, पैरासीटामोल। अब तो डॉक्टर नहीं बनेंगे। पैरासीटामोल हो गया, और पैंटॉप, एजिथ्रोमाइसिन, ग्रिलिंगटस, और आप तो और दवाइयाँ जानते होंगे जो खाते होंगे आप। क्रोसिन तो हो गया, और कोई ऐसी दवाई? हाँ, डिस्प्रिन। अरे कुछ साइकेट्रिक की दवाई बताइए। लिवोसिट्रिजिन। कौन सी? पुदीन हरा, वो तो चलिए दवाई की करेगी। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चारों का नाम मैं चाहता हूँ आप लोग पहचानें। ए से हो गया एडिनोसिन, C से साइटोसिन, G से गुआनिन, और T से थाइमीन। थाई
थाई मतलब ये जांग। तो ये 4 चीज़ों से ये पूरा हमारे बॉडी का डीएनए बनता है। देखिए लिखा है यहाँ पर, उसमें डीएनए में चेन बनती है ACGGATCGA। सबसे पहले A C फिर G, एडिनोसिन, साइटोसिन, फिर गुआनिन और फिर गुआनिन, फिर एडिनोसिन। इसको देखिए, पता है क्या हो रहा है? ये कोड है। मतलब जैसे अगर आप किसी की शक्ल देखते हैं तो किसी की नाक छोटी होती है, किसी की आंख बड़ी होती है, किसी की आंख छोटी होती है। जिसकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? ये तो चाइनीज़ है या तो पहाड़ी आदमी है, कहते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो साइज़ अलग अलग है चेहरे का, ऐसे ही डीएनए में अलग अलग जगहों पर ये रखा जाता है। ये इसी से अगर ACG की जगह पर CAG हुआ तो अलग कोड हो जाएगा, तो बॉडी में अलग चीज़ बनेगी। तो ये हो गया डीएनए चेन, जिसमें कि 4 चीज़ें होती हैं। As shown in the top figure, gene comprises a chain of nucleotides that can number from few hundreds to complete million. ये 2 4 10 भी हो सकते हैं एक डीएनए में, या तो करोड़ों भी हो सकते हैं। अच्छा, I have shown 9 nucleotides here for illustration. यहाँ पर 9 न्यूक्लियोटाइड दिया है, 3 का एक ग्रुप ACG, GAT, CGA, 9 न्यूक्लियोटाइड का फोटो दिया है इन्होंने। अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है भैया? These DNA nucleotides always exist in pairs called as base pair. अच्छा, ये बेस हमेशा पेयर में रहते हैं जिनको बेस पेयर कहा जाता है। ये कभी भी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं अकेले नहीं होते, खाली A नहीं होगा। ACG ये 3 इकट्ठे हैं, हमेशा पेयर में रहते हैं, एक के साथ 2 हमेशा रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 3 3 और यहाँ पर भी 3 3 3। नीचे है UGC, इसके बारे में बताता हूँ अभी। तो 4 न्यूक्लियोटाइड हो गए, ACG और T। नाम सबको तो याद हो गया होगा, बताइए। A से एडिनोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। मैं तो सोच रहा था आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये चारों 3 3 के पेयर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? T न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज पेयर्स विद A। T वाला हमेशा A के साथ पेयर करता है। थाइमीन किसके साथ रहता है? एडिनोसिन के साथ में। जैसे सुधीर हमेशा शोभित के साथ रहते हैं, और बेचारे ये हमेशा इनके साथ फंस चुके हैं, वो उनके साथ फंस गए हैं, लेकिन साथ में रहने से फायदा होता है। खैर, द T न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज पेयर एंड द C न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज पेयर्स विद, और C वाला किसके साथ रहेगा? G के साथ। गरिमा तो हमारे साथ रहती नहीं, तो वो अपने दोस्तों के साथ चले गई वहाँ स्कूल में। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, वो 2 रहे और ये 2 रहे। T किसके साथ होगा? A के साथ। और G किसके साथ होगा? C के साथ। गुड। तो फिगर 3.1 में शोज जस्ट 1/2 ऑफ बेस पेयर विथ सीक्वेंस ऑफ, अब इसको पता है सीक्वेंस बोलते हैं। जब ये लोग पढ़ाते हैं, पहले मैं जब इस तरह की चीज़ें देखता था मैं डर जाता था, बोलता था ये क्या है भैया, इसको क्या है, लेकिन ये सीक्वेंस है। ACGG ATCGA AC, लेकिन ये खैर इसका मतलब जब इन्होंने कहा T हमेशा पेयर करता है A के साथ, तो ये तो है डीएनए चेन दे रखा है। तो पहले पेयर में ACG क्यों? ACG क्यों है? गुड क्वेश्चन। मुझे पता होता तो मैं जेनेटिस्ट नहीं बन जाता। और यहाँ पर देखिए ACGG ATCGA ये सीक्वेंस है, और ये आधा हाफ है। इसको ऐसे समझिए, एक तार है और उसमें ये सब चिपके हुए मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ चिपकी हैं। ये मक्खियाँ इन्फॉर्मेशन ले जाती हैं, और एक मक्खी का नाम है ACG, ऐसे अलग अलग मक्खियाँ हैं, ठीक है। DNA ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजेज द सेम 4 न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी बड़ी नई चीज़ है भैया मेरे लिए। दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर में यही 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ACG और T। बस 4 न्यूक्लियोटाइड से पूरी दुनिया के सभी जीव जंतु बनते हैं। जस्ट थिंक अबाउट फॉर अ मोमेंट, ऑर्चिड्स एंड orangutans शेयर द सेम 4 न्यूक्लियोटाइड्स इन देयर DNA कोड। कह रहे थोड़ा सोचिए, एक तरफ ऑर्चिड्स हो गए और दूसरी तरफ हो गए ऑरंगुटन्स। ऑरंगुटन्स कोई जानवर होगा, देखें कैसा जानवर है भैया ऑरंगुटन्स।
ऑर्चिड्स तो फूल हो गए, बंदर है ऑरंगुटन्स, ये ये दोनों के डीएनए एक ही हैं, एक बार ऑर्चिड एक ही मतलब एक ही चीज से बने हुए हैं। तो पत्ता और हमारी चमड़ी दोनों एक ही डीएनए से बनी हुई है। पत्ता और जानवर की चमड़ी दोनों एक ही डीएनए से। जानवर नहीं, हमारी चमड़ी भी उसी से बनी हुई है। दुनिया के सभी जीव जंतु जितने भी जिंदा चीजें हैं ये इन्हीं 4 चीजों से बने हैं, ACGT से, जो आपने आज जान लिया। एडिनोसिन, सिस्टीन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। एडेनोसिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन। यस, यही 4 चीजें दुनिया के सभी जीव जंतु, चाहे मछली हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे शेर हो, चाहे इंसान हो, इसी से बनते हैं सब कुछ। दे आर जस्ट अरेंज्ड डिफरेंटली इन ईच। तो फर्क कैसे हो जाता है? यही चीजें ACD हैं, उसमें से अलग तरीके से अरेंज्ड है, हमारे में अलग तरीके से अरेंज्ड है। समझे कि नहीं? जैसे अभी हम लोग अगर कोई नया हॉस्पिटल बनाते हैं तो ईंट पत्थर से बनाएंगे, उसका नक्शा अलग होगा, इसका नक्शा अलग होगा। ईंटे से ही आप गोल बना सकते हैं, ईंटे से ही आप चौकोर बना सकते हैं, खाली ईंटे की सीक्वेंसिंग अलग होगी, अलग जगहों पे लगाएंगे। अगर यही सीक्वेंसिंग सेम ऐसी आपके अंदर वही सेम मेरे अंदर है तो हम दोनों सेम जैसे दिखेंगे, ये है। लेकिन ऐसा होता नहीं, मेरे में अलग डीएनए के सीक्वेंस, आपके में अलग सीक्वेंस है। They are just arranged differently in each. Human beings have 3 billion base pairs of nucleotides. आदमियों के अंदर में क्या हो गया? कुछ नहीं, अंदरूनी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ चेहरे के बदलाव। नहीं, सब कुछ बेटा। ये समझ लो कि हमारे बॉडी के अंदर में जो सबसे महीन चीज होती है वो डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर में भी ये 4 चीजें होती हैं। वो अगर ऊपर नीचे हो गए तो आप आदमी नहीं रहेंगे, आप हो सकता है जानवर ही बन जाएं। बल्कि ये चेंजेस होते हैं डीएनए में, तब जाकर के लोगों को कैंसर होता है, म्यूटेशन होता है। और इसलिए कैंसर का इलाज अभी तक नहीं है, बिकॉज ये जो जीन्स में बदलाव होते हैं, म्यूटेशन होता है, ये इस लेवल पे जाकर के दवाइयाँ अभी भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि चेंजेस क्यों होते हैं। बल्कि अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसी में साइंस आ रहा है, जहाँ पर एक बच्चे को पैदा होने से पहले आप ये डिसाइड कर सकते हैं उसकी आंखें कौन सी रंग की होंगी। वो यहाँ तक डिसाइड कर सकते हैं कि आप वो कौन से सेक्स का होगा। आप यहाँ तक डिसाइड कर सकते हैं उसके बाल कौन से रंग का रहेगा, उसकी चमड़ी सफ़ेद रहेगी काली रहेगी। उसके खूब खर्चे आते हैं, लेकिन वो आप कर सकते हैं सब चीज़ें। तो ये आदमी के अंदर में 3 अरब बेस पेयर होता है, ये ACTA का। रिमेंबर द नेक्स्ट टाइम यू आर पैकिंग, सॉरी, not in our whole body, in almost every cell of our body। कह रहे ये 3 अरब हमारी पूरी बॉडी में नहीं होता, हमारे एक एक अणु में, एक एक सेल में 3 अरब डीएनएज होते हैं, डीएनए के पेयर्स होते हैं ये वाले। आई फाइंड दिस क्वाइट अस्टाउंडिंग। ऑथर कह रहे हैं इस चीज़ को जब मैं सोचता हूँ तो मेरा दिमाग एकदम हिल जाता है, मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। रिमेंबर दैट द नेक्स्ट टाइम यू आर पैकिंग अ टाइट सूटकेस, एंड जस्ट बिकॉज वी रूल द वर्ल्ड डज नॉट मीन वी हैव द लॉन्गेस्ट जीनोम। कहते हैं आप अगली बार जब कभी अपना बैग पैक करके कहीं जा रहे हैं ना, तो एक बैग में कितना सामान रख लेंगे आप? 2-4 शर्ट पैंट, अपना टूथब्रश, ये सब चीज़ रख लेंगे, अंडरवेयर बनियान, 25-30 चीज़ डाल लेंगे। हमारे डीएनए में 3 अरब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं इंसान, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीनोम दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम है, मतलब हमारे अंदर में सबसे बड़े ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए में। द साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम इज़ क्वाइट अनरिमार्केबल। बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आदमी का जो जीनोम है, मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत रिमार्केबल नहीं है, बहुत एवरेज है। द लोली अमीबा डूबिया, a single celled organism has 670 billion base pairs in his DNA। हमसे बहुत छोटा एक जीव है, उसका नाम है अमीबा डूबिया। उसका खाली एक ही सेल का होता है। एक सेल इतना छोटा होता है कि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, ये लोग खून की जांच करते हैं, तो एक स्लाइड में कम से कम 1000 अलग अलग सेल दिखाई देते हैं, 1000 अलग अलग सेल दिखाई देते हैं। वही हम लोग TLC DLC करते हैं, टोटल लिम्फोसाइट काउंट। तो लिम्फोसाइट एक सेल है, बस एक सेल का ये चीज़ बनती है, ये वाला जीव अमीबा, और इसके अंदर होते हैं 670 अरब बेस पेयर डीएनए के। हमारे अंदर कितने होते हैं? 3 अरब। और बेचारा एक अणु का सेल होता है, उसके अंदर में 670 अरब। दैट मेक्स फॉर अ जीनोम अबाउट 220 टाइम्स लार्जर देन आवर
और योर्स, मतलब हमारे और आपके जो जीनोम है उससे 220 गुना बड़ा होता है एक छोटे से अणु का जीनोम। फॉर दिस डिस्कशन लेट्स फोकस जस्ट ऑन द जीन दैट मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन्स। अब सुनिए, ये जो डीएनए होता है उससे पूरी बॉडी बनती है, पूरी बॉडी बनती है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग केवल इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि कुछ जीन्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे पापा 70 साल के हो चुके हैं, 70 प्लस हो चुके हैं, तो उनकी बॉडी में वेट कम होते जा रहा है। वेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि मसल्स, जो मांस होती है जिसको पैर वैर चलने वाला, हाथ वाथ, वो कमज़ोर हो रहा है, कम होते जा रहा है। कमज़ोर नहीं, कम होते जा रहा है। इसलिए सबको कहा जाता है प्रोटीन की मात्रा अच्छे से खाओ। हम लोग प्रोटीन कम खाते हैं, हम लोग दाल चावल खाते हैं। तो दाल और चावल में किसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है? दाल में। और वो भी गाँव में तो एकदम पतली दाल मिलती है, तो वो प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। और कहाँ कहाँ प्रोटीन मिलता है? चने में होता है, दूध में होता है, अंडे में होता है, पनीर में होता है। दूध में तो पनीर में हो गया, वही हो गया। और मूंगफली में होता है, दही भी हो गया, दूध में हो गया। हाँ, तो कह रहे हैं हमारी बॉडी में, आइए हम उस जीन्स के बारे में पढ़ते हैं जो प्रोटीन्स बनाता है, क्योंकि उसी से मांसपेशियां बनेगी, उसी से हार्ट बनेगा। पर डीएनए तो कैरी करता है ना information? हाँ, डीएनए कैरी करता है, लेकिन डीएनए ही तो यार बेसिकली डीएनए ही सबसे छोटी चीज़ है। डीएनए कैरी करता है, लेकिन डीएनए के से बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं। डीएनए ही अपना कुछ फेरबदल करके बोलता है चलो प्रोटीन बनाओ। डीएनए फेरबदल करके बोलेगा नहीं बाल बनाओ, बाल भी प्रोटीन है फॉर दैट मैटर। बाल प्रोटीन है आपका, स्किन में ढेर सारी प्रोटीन है। तो आइए चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं जो प्रोटीन बनाता है। वी आर इसेंशियली अ बैग ऑफ प्रोटीन्स। ऑथर कह रहे हैं अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा शरीर और कुछ नहीं है, एक प्रोटीन का बैग है। प्रोटीन्स नॉनवेज खाते हैं, कौन? तभी लोग नॉनवेज खाते हैं। अरे हम ही नॉनवेज हैं। ये पूरा का पूरा प्रोटीन ही है, इसमें फैट बहुत कम है। जो लोग ज़्यादा फैट इकट्ठा कर लेते हैं वो जल्दी मर भी जाते हैं। प्रोटीन बिल्ड बॉडीज एंड रेगुलेट, डिफेंड एंड मॉनिटर देयर फंक्शनिंग। जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को बनाता है और वो हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, मतलब काम धाम चलाता है। डिफेंड करता है, मतलब बचाता है। बीमारियों से लड़ने वाली जो हमारे अंदर में सेल्स होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। और इसके साथ साथ क्या करता है प्रोटीन? मॉनिटर देयर फंक्शनिंग, सुपरवाइजर का भी काम करता है। पुलिस है, पुलिस क्या करती है? पुलिस का मेन काम क्या है शहर में? सेफ्टी। तो देख रेख न करना, हाँ सही बात है। तो इसको कहा जाता है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर। जहाँ कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, लॉ डिस्टर्ब हो रहा है, ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो ठीक करे। इसलिए वो हमेशा घूमते रहते हैं सब जगहों पर। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में प्रोटीन से चीज़ों को चलाई जाती है, प्रोटीन से शरीर को बचाया जाता है और प्रोटीन मॉनिटरिंग भी करता है कि सब चीज़ें ठीक से हो रही कि नहीं। आवर बॉडी पार्ट्स डिफर बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रोटीन्स। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग दिखाई देते हैं। आँख अलग दिखाई देती है, चमड़ी अलग दिखाई देती है। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रोटीन्स। उसमें अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस केराटिन मेक्स आवर स्किन। एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है केराटिन। वो क्या बनाता है? स्किन बनाता है। चमड़ा मत बोलो यार, चमड़ा तो मरने के बाद ऐसा लगता है ना, चमड़ी नहीं, जिंदगी में चलता है। बड़े अब्बा, हाँ, क्रीटीन तो मसल में वाटर होल्ड करवाता है ना? केराटिन, CKERATIN, केराटिन। अच्छा, केराटिन। एक मैं बोलता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी में, एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है बताओ? उसको आप नाप भी सकते हैं, हीमोग्लोबिन। वो भी एक प्रोटीन है। देखते हैं हीमोग्लोबिन लेवल, देखते हैं लोग, खून की कमी कम है कि ज़्यादा है। कितना होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन? 12 से 15 होता है। गुड। बच्चों में तो 18 होता है। अच्छा। नए बच्चे होते हैं। अच्छा, एक प्रोटीन है, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। डिफेंड अस फ्रॉम पैरासाइट्स। जो कीड़े मकोड़े हमको अटैक करते हैं उससे हमको बचाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। डीएनए मेक्स प्रोटीन्स इन 2 स्टेप प्रोसेस। तो डीएनए जब प्रोटीन बनाता है ना, इसमें 2 स्टेप लगते हैं। जैसे खाना जब बनता है और रोटी बनती है तो 2 स्टेप, पहले आटा साना जाता है, उसके बाद रोटी सेकी या बेली जाती है। फर्स्ट बीइंग ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड इज ट्रांसलेशन। जब डीएनए प्रोटीन बनाता है तो सबसे पहले तो होता है ट्रांसक्रिप्शन। यह है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से यहाँ तक ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है। और उसके बाद होता है ट्रांसलेशन।
सेकंड वाला पढ़ रहा है पहले। हाँ, ट्रांसलेशन तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, हिंदी में अंग्रेजी में क्या होता है ट्रांसलेशन, अनुवाद। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पढ़ना नहीं होता, नहीं, सिस्टम वन से डिकोड भी नहीं होता। आप थोड़ा पढ़िए देखिए हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। नहीं, कोई चीज कोडेड है पहले से। आपको पता है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। रीड होता है बड़ा तो। एक मिनट, उसका हिंदी वर्ड ही नहीं है। कन्वर्टिंग स्पोकन लैंग्वेज इनटू रिटन टेक्स्ट। मतलब इसका कोई हिंदी वर्ड ही नहीं है। रिटन में रुकिए, a written or printed version of something. मैंने बोला सब कुछ, ये सब बोला गया है लेकिन हवा में उड़ जाएगा। इसने तो रिकॉर्ड किया लेकिन एक किताब भी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो भी चीज़ मैंने बोला उसको लिखा जाए। प्रतिलिपि। हाँ, जो मैंने बोला उसको लिखा जाए। ट्रांसक्राइबर्स होते हैं जो लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, वो काम होता है। आचार्य प्रशांत के यहाँ बच्चे उनके सारे वीडियोस को लिखते हैं ताकि उसकी किताब छप सके। तो जो भी डीएनए बताता है काम कराने के लिए, सबसे पहले वो बोलता है तो वो लिखवाता है सबसे, ये काम करना है तुम लोगों को। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, होमवर्क लिखो। और उसके बाद होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, तो दूसरी भाषा में क्योंकि बेचारे वो जो काम करना जानते नहीं हैं, तब उनको समझाया जाता है कि देखो भैया ये बोल दिया गया है लिम्फोसार्कोमा बनाना है। लिम्फोसार्कोमा कैंसर होता है वो, तो बना देता है जैसे बेचारा। जैसे ये जब वहाँ काम करते थे तो वहाँ पे एक चाइनीज आदमी आता था, वो कुछ बताता था, फिर उसके बाद आपका एक आदमी ट्रांसलेट करके आपको समझाता था ना, वैसे ही इधर है। तो दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम समझना चाहते हैं, बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो ढेर सारा फालतू काम करती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने अभी आज दिलीप जी को दो फालतू काम बोले, आज एक फालतू काम चालू करा दिया है। हर एक जो कलेक्शन का पेशेंट का नंबर आता है उसको रजिस्टर में लिखो। भाई जब पहले से प्रिंट आउट निकल रहा है, पेशेंट का नाम कंप्यूटर में एंट्री हो रही है, पर्चा बन रहा है, तो रजिस्टर में क्यों लिखो, फालतू का काम। फिर उसका नंबर लिखो, कितने बजे वो एंट्री हुई है, कितने बजे वो पेशेंट का सैंपल इकट्ठा हुआ है वो लिखो, कितने बजे रिपोर्ट गया है वो लिखो। मैं फालतू का काम बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो फालतू के काम करती हैं लेकिन उससे भविष्य में फ़ायदा होता है, तुरंत फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर डीएनए जब प्रोटीन बनाता है तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब जो कुछ भी वो बता रहा है उसको लिखा जाता है, और उसके बाद वो ट्रांसलेशन करता है, उसको समझाया जाता है। अच्छा, फर्स्ट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विथ अ लॉन्ग चेन ऑफ ACTG nucleotides gets transcribed into complementary messenger RNA called as mRNA. Yes, this molecule is the basis of COVID-19 vaccine made by Pfizer, BioNTech and Moderna. अच्छा सुनिए भैया, ये जब डीएनए में से, डीएनए में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है। अब डीएनए डिसाइड करता है कि मुझे कुछ बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो वो इनको बताएगा। ये कुछ बना दिया उसने, कुछ बनाया, तो उसने ये जो ट्रांसक्राइब हुआ इसको बोलेंगे mRNA। ये वाला जो है वो डीएनए मेन बॉस, उसमें से बना mRNA। जब मैं स्कूल में पढ़ता था बिल्कुल समझ में नहीं आता था मुझे, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो इन्फॉर्मेशन का नाम है mRNA। और उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन हुआ उसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मुझे इसलिए याद है क्योंकि बहुत से, बल्कि वो फिल्म देखिएगा आप, मैट्रिक्स फिल्म में बोलते हैं हम लोग खा क्या रहे हैं, तो हम अमीनो एसिड खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अब खा रहे हैं, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। जो आप दलिया खाते हैं उसमें ढेर सारा अमीनो एसिड होता है, खाने में कुछ स्वाद नहीं। मेन स्वाद तो आता है इसमें घी से, मलाई से, मक्खन से। अमीनो एसिड से क्या, अमीनो एसिड मोस्टली प्रोटीन बनाता है। तो कह रहे हैं mRNA बनता है। 10 DNA सीक्वेंस दिस फिगर ट्रांसक्राइब टू mRNA दिस व्हाट इज द न्यू लेटर यू। बोलते हैं अरे भैया यहां तो था ACGCT, ये तो 4 चीजें थी, यू कहां से आ गया, UGC, CUA, GCU, यू नया कहां से आ गया, व्हाट इज यू, यू और जी कहाँ से आया? यू और जी कहां से आया। इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द डीएनए न्यूक्लियोटाइड A गेट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA न्यूक्लियोटाइड U। यूरासिल नाम की चीज बन गई है। वहां पर था ACTA,
में ACGT नाम की 4 चीज़ें थी और यहाँ पर U मतलब यूरेसिल बन गया, वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आया और अभी नई चीज़ बन गई। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर C पेयर्स विद G एंड T विद A। एडिनोसिन गेट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA न्यूक्लियोटाइड U। एडिनोसिन जो A था वो ट्रांसक्राइब्ड होकर के U बन गया। ट्रांसक्राइब मतलब जो उसको काम करना था वो ये बना है। डीएनए ने कुछ काम बताया, ट्रांसक्राइब हुआ तो ये निकला है। वो जो काम निकला है उसमें से ये आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए बहुत महीने पहले, बोले सर हम आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ये भी ऐसे आए, तो हमको लगे ठीक है जाओ रिम्पी स्कैन में काम करो, डीप नॉलेज में काम करो, क्लास बैठने को मिलेगी। तो आप बन गए काउंटर सुपरवाइज़र, आप बन गए एडिटर। आए थे क्लास पढ़ने और बना दिया काउंटर सुपरवाइज़र एडिटर। क्या बन गए आप? श्रवण से क्या बन गए? काउंटर सुपरवाइज़र। और आप बड़े तुर्रम खां थे, पार्क में घूमा करते थे, लड़कियों के साथ घूमा करते थे और बना दिया सर ने क्या? एडिटर। तो यहाँ पर ए जो था एडिनोसिन डीएनए के साथ रहता है और अब बेचारा बन गया यू। अब उसको काम दे दिया गया। जब ए को काम बता दिया जाता है तो यू बन गया। अ डीएनए सीक्वेंस हैज़ प्रोड्यूस्ड करस्पॉन्डिंग एमआरएनए। तो डीएनए में से बनता है एमआरएनए जो काम कराता है। व्हाट नाउ? सबसे पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल इज ट्रांसलेटेड इनटू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स दैट सिंथेसाइजेज अ प्रोटीन। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो कुछ करके अमीनो एसिड बनाता है। अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। ठीक है, पूरा पैराग्राफ यही है। ठीक, अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। पढ़ाइए ना। ये पढ़ूँ? पढ़ा दीजिए। mRNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? डबल्स, 2 सांप उसके अंदर में ऐसे गोल गोल घूमे रहते हैं। जब भी डीएनए की फोटो आप देखेंगे तो 2 सांप ऐसे गोल गोल घूमे रहते हैं शक्ल में। लेकिन जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। mRNA वो खाली एक सांप की तरह होता है। इन mRNA सीक्वेंस UGCCUAGCU shown in this figure, the first codon UGC makes amino acid। देखो यार, इसमें ये पूरे पैराग्राफ में ये कह रहा है कि ये जो UGC है यहाँ पर उसका बनता है टायरोसिन, CUA है उसका बना ल्यूसीन और GCU है उसका बना एलानिन। ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको ये मिल जाए ना, आप खा पी लो आराम से, कहीं टैबलेट मिल जाए तो कुछ आपको दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पनीर खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चबाने की ज़रूरत ही नहीं, बस आपने ले लिया और बॉडी में प्रोटीन बन जाएगा। क्योंकि यही अमीनो एसिड है जिससे कि प्रोटीन बनता है। हमारे बॉडी में जब हम ये सब चीज़ खाते हैं तो वो जाकर पहले टूटता है, टूट कर पहले अमीनो एसिड बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है। नहीं समझे? समझ गया। तो फिर भूख भी नहीं लगेगी। भूख बॉडी बनती जाएगी। ट्राई करके देखना अगर अमीनो एसिड कहीं मिले तो। इफ़ यू आर अ बायोलॉजिस्ट आई होप यू हैवेंट हैड अ हार्ट अटैक। बोलते भैया अगर आप ये सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? क्योंकि मैंने बहुत आसान करके आपको समझा दिया। इतना आसान चीज़ है नहीं, आई नो। आया नहीं होगा। हाँ कि आप डरे तो नहीं, मतलब ये मत सोचना ये ऐसे हो गया जैसे मैं आपको कहूँ यार इस मरीज़ का क्या किया, तो कुछ नहीं, उसका पेट काटा, ट्यूमर निकाला, फेंक दिया। पेट काटा भाई, ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ट्यूमर कैसे निकाला जाता है, उसके बाद कौन सी दवाई दी जाती है, फिर रेडियोथेरेपी की जाती है, बहुत काम होता है। बोल रहा है ऐसे हम समझा दिए, इतना आसान है नहीं। आई नो दैट दीज फ्यू लाइन्स डोंट फुली कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एंड नुआंसेस ऑफ द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। बेचारे मेरे बच्चे दोनों बहुत ही ये भी, और आप लोग तो नहीं, आप लोग तो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, आप तो दूसरों के लिए काम कर रही हैं, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये 2 चीज़ प्लीज़ पकड़िए आप लोग, कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड नुआंसेस। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सी नुआंसेस पर ध्यान देना पड़ता है। मतलब जो आप जाते हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं खेत में, तो खेत में बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे आपने बताया आज कि ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ से लेकर वहाँ तक खेत तक पहुँचाने के लिए आपको मजदूर लाने पड़े। जो आदमी नहीं जानता वो बोलेगा अरे तुम फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो मतलब तुम फालतू का लूट रहे पैसा, हो ना हो ये बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा कमा करके जेब में डाल रहा है।
मतलब वहाँ पर जो बाउंड्री बनानी है उसमें ट्रैक्टर वाले ने खाली रोड से बाहर ज़रा सा उतार दिया माल, वहाँ से लेकर के खेत तक पहुँचाने के लिए अलग से मजदूर बुलाए गए। अब कोई बड़ी कंपनी है, वहाँ से पैसा पास हो रहा है, ये चीज़ के लिए पैसा पास होने में महीना भर लग जाएगा, बोलेगा ये आदमी झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है। लेकिन जो आदमी फिजिकली वहाँ काम कर रहा है उसको मालूम पड़ेगा कि ये सच्चाई है। इसको बोलते हैं नुआंसेस। ऐसी ही एक नुआंस है कि पेशेंट को अल्ट्रासाउंड होना है, उन्होंने बोला है कि आपको पानी पीना है, वेट करना है, और पेशेंट बेचारा 1 घंटे वेट कर रहा है। और फिर जब मैंने उसको देखा दोबारा तो उसको पेशाब रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 महीने का पेशेंट है, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके लिए पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नुआंस है, ये बारीकी है। जहाँ कहीं पर भी आप लोग आज के 2 साल 4 साल 10 साल बाद जब कुछ बनेंगे ना, प्रोफेशनल बनेंगे, तो आप इसलिए प्रोफेशनल बनेंगे क्योंकि आप उस प्रोफेशन के नुआंसेस जानते हैं, बारीकियां जानते हैं। मोटे मोटे वो सब जानते हैं ये करता क्या है, ये तो चीनी का लड्डू बना के बेच देता है, करोड़पति बन गया। लोग कहते हैं ना मिठाई वाला किया क्या, चीनी बेसन का लड्डू बना के बेच रहा है, अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया। कोको कोला के लिए कहते हैं चीनी पानी बेच करके कोको कोला कंपनी बन गई, लेकिन उसमें ढेर सारा क्या है, नुआंसेस है। वो जब आप घुसेंगे काम करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो यहां भी कह रहे हैं जब भी कोई डीएनए आरएनए बनता है, उसमें से प्रोटीन बनता है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ढेर सारे नुआंसेस होते हैं। बट हे, this is not biology textbook. I am simply trying to lay the basic groundwork to make sure that we all have the same basic understanding of genetic code before moving ahead. तो ये सब चीज़ें बायोलॉजी की किताब में बताया जाता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग इन्वेस्टिंग की बातें कर रहे हैं। क्यों हम बता रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में डीएनए से बनता है, डीएनए से क्या बनता है, अरे वाह, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन तो बाद में बनता है, उसके पहले कुछ और बनता है, अमीनो एसिड। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, अमीनो एसिड। यही आज की क्लास का पर्पस था कि आप समझें कि इतना आसान नहीं है कि आप कि बच्चा बन गया हो गया। नेचर बहुत नुआंस पे काम करता है। एक एक सेल जब बनता है, एक एक कीटाणु बनते हैं, उसमें नेचर बहुत काम दिमाग लगा रहा है वो। तो कह रहे हैं अभी हमने आरएनए टीआरएनए इन सब की बातें नहीं करी। हाँ, कह रहे हैं अभी बहुत कुछ है इसमें, आरएनए, टीआरएनए और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं। टू कॉम्प्रिहेंड द रोबस्टनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मल्टीपल लेवल्स, लेट्स स्टार्ट एट द बॉटम, द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। छोड़ दिया समझाने के लिए। Basic ground biology textbook and I am simply trying to lay the basic groundwork to make sure. यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर ये सब बातें आप लोग, पहले क्या था ऊपर क्या है सबसे ऊपर, डीएनए, उससे क्या बना, एमआरएनए, उसके नीचे क्या बना, तो कितने लेवल हो गए, 3 लेवल हो गए। कह रहे हैं हम जो भी जीव जंतु हैं वो मल्टीपल लेवल पे ताकतवर होते हैं। अगर इस लेवल पे कुछ खराबी हो गई तो ये लेवल पे काम उसको ठीक कर लेगा, इस लेवल पे खराबी हो गई तो ये लेवल पे उसको ठीक कर लेगा। ऐसे ही मल्टीपल लेवल पे हमारी बॉडी इंटेलिजेंट होती है। जो कंपनीज में मल्टीपल लेवल पे चीज़ों को नहीं संभाला जाता है वो कंपनीज बहुत आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये कल हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, कि हमारा जो जेनेटिक कोड है वो क्यों इतना इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी क्यों इतना रोबस्ट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कहा था ना कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आ रहा है मज़ा, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, कल सुला के देख मानूंगा मैं आप लोगों को। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है। सबसे ऊपर क्या होता है, डीएनए, उससे और डीएनए किसी से बनता है, चार चीज़ों से, 4 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। इन्हीं का अरेंजमेंट इधर उधर कर दो तो फिर नीचे जब ऊपर से नीचे ये एमआरएनए बनता है तो उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और जब एमआरएनए से नीचे अमीनो एसिड बन रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। कहीं पर भी गड़बड़ी हो सकती है, मल्टीपल लेवल्स पे गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा बॉडी हर मल्टीपल लेवल्स पे उसको कंट्रोल कर सकता है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब जाके आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों मैकेंजी क्यों इतनी 100 साल से ज़िंदा है, और मैकेंजी जैसी बहुत सी कंपनीज आई, बड़ी भी हुई, लेकिन ख़त्म हो गई। इसमें लेवल्स के बारे में बताया क्या?
ये कह रहे हैं कि देखो यही तो बता रहे हैं कि मल्टीपल लेवल्स पे इंसान, ये लेवल्स बता रहे हैं हमारे डीएनए में, एक लेवल नहीं है, मल्टीपल लेवल्स है। McKinsey में मैकेंजी में बहुत से लेवल्स हैं, तो उसी के बारे में बताया गया होगा। देखते हैं, कल देखते हैं, ठीक है। हर लेवल पर परफेक्शन। अभी इसको समझेंगे बेटा, खाली अभी आज इतना जान लो कि हमारे बॉडी में मल्टीपल लेवल्स होते हैं और मल्टीपल लेवल्स पे काम होता है। ऐसा नहीं होता डीएनए सीधे प्रोटीन बना दिया, डीएनए पहले तो कुछ पर्पस होगा उसका, क्योंकि नेचर को पता है कहीं कहीं गड़बड़ी हो सकती है, वो गड़बड़ हो गया फिर भेज दिया। आपके पास जैसे कोई बिजनेस करता है, मेरे पास आप लोग काम कर रहे हैं, 30-40 लोग हैं, हमारे पास हर रोज़ कुछ कुछ सामान लाना पड़ता है, कभी रीजेंट लाना पड़ता है, कभी प्रिंटर को पैसा देना पड़ता है। तो नॉर्मली एक आदमी जो नौकरी चाकरी करता है 50,000 1 लाख रुपये महीना कमाता है, वो घर में 50,000 रुपये रख लेगा या 1 लाख रुपये रख लेगा, उसके अगले 2-3 महीने का खर्च है। लेकिन जब एक कंपनी चलती है जहाँ पर हर महीने में 5 लाख का खर्चा हो रहा है, 10 लाख का खर्चा हो रहा है, तो कुछ पैसा वो बैंक पे रखेगा और कुछ पैसा वो घर पे रखेगा, मोटा अमाउंट 5 लाख 10 लाख रुपए। तो 2 हो सकता है, क्योंकि बैंक वहाँ बंद हो, कल रोज़ जाके बैंक में निकाल नहीं सकते, तो 2 लेवल पे हम लोगों ने कैश को रखा है, ये एक कंपनी को बचाने के लिए। नहीं तो मालूम पड़ा बैंक बंद है, सामान नहीं आ रहा है, काम बंद। तो डीएनए मल्टीपल लेवल्स में काम करता है, ठीक है। और इसी वजह से हमारा डीएनए बहुत मजबूत है, रोबस्ट है, इतने सालों से सर्वाइव कर रहा है। तो अगर किसी कंपनी को बहुत साल तक सर्वाइव करना होगा तो उसको भी मल्टीपल लेवल्स पे रोबस्ट होना पड़ेगा। तो कल हम इसको और पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। नमस्कार।